हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 9 की हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर है बच्चों 88। आज हमारी डेट है बच्चों 16। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लोकतांत्रिक राजनीतिक। ठीक है, उसका पार्ट 4 है हमारा संस्थाओं का कामकाज राजनीतिक कार्यपालिका। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को अमली जामा पहनाने लागू करने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। अतः सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब कार्यपालिका के दो स्तर हैं, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। ठीक है, तो राजनीतिक कार्यपालिका होती है बच्चों की इनका निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो इसका करते हैं। ठीक है बच्चों, अब स्थायी कार्यपालिका क्या होती है कि ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं और इनको स्थायी कार्यपालक या प्रशासनिक अधिकार की सिविल सर्वेंट या नौकरशाही भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर अब यहाँ पर हमें देखा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में कि देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होता तो फिर उसका मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी है। ठीक है, फिर अब यहाँ पर हमें देखा कैबिनेट मंत्री कि अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता और प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। ठीक है, फिर अब यहाँ पे हमें देखा स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, ये अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और विशेष रूप से कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेते हैं। ठीक है, फिर अब यहाँ पर हमें देखा है राज्य मंत्री के बारे में कि ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें दिया गया है प्रधानमंत्री के अधिकारों के बारे में कि सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं, जैसे कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना और विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करना, विभिन्न विभागों के आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाना, विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी रखना, सभी मंत्रियों को काम का वितरण करना आदि। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है, जबकि गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन साझेदारी की राय भी माननी होती है। ठीक है, फिर अब यहाँ पर हमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चयन सीधी जनता द्वारा न होकर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है, फिर भी देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करता है और सारे कानून और सरकार के सभी नीतिगत फैसलों में मुख्य भूमिका निभाता है। सभी प्रमुख नियुक्तियां जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के न्यायपालिकों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों आदि की नियुक्त करता है। भारत के रक्षा बलों को सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है और विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। ठीक है, फिर बच्चों अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं बच्चों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यपालिका किसे कहते हैं तथा देश में इसकी ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी, तो आप इसका आंसर लिखेंगे देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को अमली जामा पहनाने लागू करने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। अतः सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, फिर बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि राजनीतिक कार्यपालक और स्थायी कार्यपालक में क्या अंतर है। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर।
ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे राजनीतिक कार्यपालिका कि इनका विचार निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है। फिर और सेकंड है स्थानीय परिषद, जो ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनको स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा। फिर बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं, जैसे कैबिनेट की बैठकों का अध्यक्षता करना, विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करना, विभिन्न विभागों के आपसी विवादों निवारने भूमिका निभाना, विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी रखना, सभी मंत्रियों को काम का वितरण करना आदि। ठीक है बच्चों। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि हमारे देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका के महत्व को लिखिए। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा न होकर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है, फिर भी देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करता है और सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों के मुख्य भूमिका नीति निभाता है। सभी प्रमुख नियुक्तियों जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव उपायुक्तों आदि की नियुक्ति करता है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो यहीं पर पूरी होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।